हेलो दोस्तों, ये है चैप्टर 16 और इस चैप्टर में हम बात करेंगे ट्रॉपिकल मॉनसून और ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट्स की। तो शुरू करते हैं। जो ट्रॉपिकल मॉनसून्स होते हैं ये ऑन शोर वेट मॉनसून विंड्स होती हैं जो कि समर में चलती हैं और ऑफ शोर होती हैं जो कि विंटर में चलती हैं। ऑन शोर वेट मॉनसून का मतलब है कि ये समुद्र से जमीन की ओर आती हैं और अपने साथ मॉइस्चर नमी लेकर आती हैं, तो इसलिए बारिश करती हैं। और ऑफ शोर ड्राई मॉनसून जो विंटर में चलते हैं वो जमीन से समुद्र की ओर चलते हैं और उसके कारण बारिश नहीं होती क्योंकि वो जमीन से आते हैं, अपने साथ मॉइस्चर नहीं लाते। ये जो है बेस्ट डेवलप्ड होते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के कुछ हिस्सों में, साउथ चाइना में और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलग जो ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट होता है वो होता है ट्रेड विंड्स के चलने के कारण, और ये पाया जाता है सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ईस्ट अफ्रीका के हिस्सों में, मेडागास्कर और ईस्टर्न ब्राजील में। ये इसे ज्यादातर ईस्टर्न पार्ट होता है जो कॉन्टिनेंट का, वहां पर पाए जाते हैं क्योंकि जो ट्रेड विंड्स चलेंगी वो ईस्टर्न पार्ट्स के ऊपर ही अपना प्रभाव दिखाती हैं। समुद्र से वो नमी लेके आती हैं और ईस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में बारिश कर देती हैं। तो अब ट्रॉपिकल मॉनसून्स को डेप्थ में देखते हैं। जो समर सीजन होता है तब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहाँ गर्मी होती है। अब गर्मी होती है तो वहाँ पे लो प्रेशर का एरिया डेवलप हो जाता है, जैसा कि ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट और साउथ एशिया के इलाके में आप देख सकते हैं। और इसके उलट कंपैरेटिवली हायर प्रेशर होता है समुद्र के ऊपर क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। और यही नहीं, सदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इस वक्त सर्दियां होती हैं। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां होंगी तो सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां होंगी, और सर्दियां होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक्त हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। अब विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से कुछ इस तरह से विंड्स चलने लगती हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में साउथ ईस्ट डायरेक्शन से ऊपर की ओर फ्लो कर रही हैं, इसलिए वहां इन्हें साउथ ईस्ट मॉनसून कहेंगे। जब ये इक्वेटर के पास आती हैं तो यहाँ से ये लो प्रेशर वाला जो साउथ एशिया का इलाका है, यहाँ पे ये अट्रैक्ट हो जाती हैं और साउथ वेस्ट मॉनसून बनाती हैं क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया की तरफ आती हैं और समुद्र से आती हैं तो अपने साथ नमी लेके आती हैं, मॉइस्चर लेके आती हैं और बारिश करती हैं। अब सर्दियों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसके उलट कंडीशंस बन जाती हैं क्योंकि यहाँ पे ठंड है तो हाई प्रेशर का जोन यहाँ एशिया में डेवलप हो जाएगा, और नीचे ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त गर्मियां होंगी, वहाँ लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। इसलिए इस तरह से विंड्स फ्लो करने लगेंगी और इन्हें हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से फ्लो कर रहे हैं। अब ये जो फ्लो करती है ये जमीन से समुद्र की ओर फ्लो कर रही है, इसलिए ये बारिश नहीं करेगी, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले कुछ इलाके साउथ इंडिया के, वहां पे ये बारिश करती है, जैसे तमिलनाडु में। अब जब ये विंड्स फ्लो करेंगी तो ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त लो प्रेशर है, वहां गर्मी है, और वहां जाके नॉर्थ वेस्ट मॉनसून बना देंगी और वहां पे बारिश करेंगी क्योंकि वहां ये समुद्र से आ रही है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के इस नॉर्दर्न इलाके में बारिश हो जाएगी। तो ये था ट्रॉपिकल मॉनसून्स काम कैसे करते हैं। अब यहाँ के जो सीजन्स हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला जो सीजन होता है वो कूल ड्राई सीजन होता है, ये अक्टूबर से फरवरी के अराउंड होता है। इसके लिए हम एक सिटी ले लेते हैं, मुंबई। मुंबई का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली इस वक्त 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है, और अगर हम इंडिया के बाकी हिस्से जैसे पंजाब की बात करें तो वहां पे इस वक्त ठंड में 10 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है, और रात को तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। इस वक्त नॉर्मली बारिश नहीं होती है, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है साइक्लोनिक एक्टिविटीज या लोकल डिस्टर्बेंसेस के कारण, बट ओवरऑल ये सीजन ड्राई होता है और ठंडा होता है। और जैसा हमने बात की थी, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के कारण इस टाइम थोड़ी बारिश साउथ के इलाके में होती है। अगला सीजन आता है हॉट ड्राई सीजन, मतलब गर्मी भी है और बारिश भी नहीं है। ये चलता है मार्च से मिड जून तक। इस वक्त टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन जो है अपना प्रभाव दिखाता है। मुंबई का जो मई का टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है। हालांकि इंडिया के बाकी के इलाके इस समय बहुत ज्यादा गर्मी झेलते हैं, कई जगह तो 35, 40, 45 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर चला जाता है। जो कोस्टल इलाके हैं वहां तो सी ब्रीज चलती है, इसलिए थोड़ी सी राहत वहां के लोगों को मिल जाती है। अब मई आते आते लो प्रेशर का जो जोन है वो सेटअप हो जाता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और आंधियां चलनी भी शुरू हो जाती हैं। और फाइनली अब आता है रेनी सीजन।
जो कि मिड जून से सितंबर तक चलता है। इस वक्त साउथ वेस्ट मानसून अपने साथ बारिश लाता है और बहुत तेज बारिश होती है। लगभग साल में होने वाली ज्यादातर बारिश इसी सीजन में होती है। मुंबई के अंदर 20 इंच के अराउंड बारिश जो है जून में हो जाती है, 24 इंच जुलाई में और 14.5 इंच अगस्त में, और इसके बाद बारिश थोड़ी कम हो जाती है, 10 इंच के अराउंड आ जाती है सितंबर में। ये कुछ पर्टिकुलर महीनों में, एक पर्टिकुलर सीजन में इतनी ज्यादा बारिश होना, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट का। और फिर बारिश के बाद मॉनसून जो है वो रिट्रीट कर जाता है और टेम्परेचर जो है वो गिरने लगता है, सर्दियां आने लगती हैं। इंडिया के अंदर मॉनसून्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है और एग्रीकल्चर बारिश के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल मैरीन क्लाइमेट की। ये इन इलाकों में होती है और ये इलाके ज्यादातर ईस्टर्न कोस्ट पे होते हैं किसी कॉन्टिनेंट के। यहाँ पे बारिश ट्रेड विंड्स के कारण होती है और इनमें फर्क ये होता है कि कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता। हालांकि समर में यहाँ भी ज्यादा बारिश होती है। एग्जाम्पल के लिए हम ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी लेते हैं, केन्स, जो कि क्वींसलैंड में है। यहाँ पे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जब ब्लो करती हैं तो वो यहाँ पे बारिश करती हैं। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बारिश होती है वो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में होती है, जो कि समर सीजन है सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की सिटी है। लगभग 70% जो बारिश है वो इन्हीं 4 महीनों में हुई है, जो कि यहाँ की समर है। और ऐसा कोई महीना नहीं है जब बिल्कुल भी बारिश ना हो रही हो। अब क्योंकि ट्रेड विंड्स के कारण लगभग हर महीने बारिश हो रही है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है हैबिटेशन के लिए अच्छा होता है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हरिकेन्स और टाइफून्स वगैरह होने की संभावना ज्यादा होती है। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट के बारे में। यहाँ पे पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल मॉनसून वाले इलाकों में तो डेसिडुअस ट्रीज ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि बारिश के बाद जो पीरियड आता है वो ड्राई पीरियड होता है। इस वक्त पेड़ अपने पत्ते जो हैं वो गिरा देते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं। और जहाँ पे रेनफॉल हैवी होती है ट्रॉपिकल मरीन इलाकों में, वहाँ पे अच्छी वेजिटेशन होती है, रिच वेजिटेशन होती है, फॉरेस्ट होते हैं। हालांकि ये फॉरेस्ट उतने घने नहीं होते जैसा कि इक्वेटोरियल इलाकों में होते हैं, पर यहाँ पे जो लकड़ी पाई जाती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। और इसमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टीक। म्यांमार में टीक बहुत ज्यादा पाई जाती है और उगाई भी जाती है, और ये शिप बिल्डिंग, फर्नीचर और दूसरे कंस्ट्रक्शन के काम आती है। इसके अलावा साल, अकेशिया, यूकेलिप्टस वगैरह भी यहाँ पाए जाते हैं। जो ड्राई सीजन आता है तब यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत थिन हो जाते हैं। वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ और ग्रासेस वगैरह उग जाते हैं, और ट्रीज जो है वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे पाए जाते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ की एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की। जैसा कि हमने बात की कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बारिश पे कितना ज़्यादा डिपेंड करता है। यहाँ पे जो ज़्यादा कल्टीवेशन होती है, पहली है वेट पैडी कल्टीवेशन या फिर चावल। चावल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप है इन ट्रॉपिकल एरियाज का। ये भी 2 तरह के होते हैं, वेट पैडी और ड्राई पैडी। वेट पैडी के लिए पानी जो है वो ज्यादा चाहिए होता है। इसके लिए लोलैंड्स में तो फ्लडेड फील्ड्स चाहिए होती हैं और अपलैंड्स में टेरेस की फॉर्म में फार्म्स होते हैं। और दूसरा है ड्राई पैडी, जो कि कम बारिश वाले इलाकों में उगाया जाता है। चावल के लिए कम से कम 50 इंच की जो बारिश है वो चाहिए होती है ग्रोइंग सीजन के अराउंड। और अगर बारिश फेल हो जाती है या मॉनसून ठीक से बारिश नहीं करता तो प्रॉब्लम आ जाती है कल्टीवेशन में। दूसरा है लोलैंड कैश क्रॉप्स। इसमें आता है हमारा केन शुगर या फिर गन्ना। ये भी इन इलाकों में बहुत उगाया जाता है। और इसी के अंदर आता है जूट। जूट जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा रीजन में बहुत उगाया जाता है और ये इंडिया और बांग्लादेश में आपको मिलेगा। इसके अलावा कॉटन, बनानास, कोकोनट्स और स्पाइसेस वगैरह भी यहाँ उगाए जाते हैं। तीसरा है हाईलैंड प्लांटेशन क्रॉप्स, मतलब जो ऊंचाई पे उगाए जाने वाले क्रॉप्स हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हैं टी और कॉफी। कॉफी जो है ये ओरिजिनेट हुई थी एथियोपिया और अरेबिया में, लेकिन अब ये और भी कई देशों में उगाई जाती है, जैसे कि ब्राजील, सेंट्रल अमेरिका, इंडिया, ईस्टर्न जावा वगैरह। और टी जो है वो ओरिजिनेट हुई थी चाइना में और ये भी अब काफी जगह उगाई जाती है, जैसे कि हिमालयन फुट हिल्स हैं इंडिया और बांग्लादेश के, और हाईलैंड्स हैं श्रीलंका के, वेस्टर्न जावा के, जहाँ पे इन्हें उगा के एक्सपोर्ट भी किया जाता है। चौथी है लंबरिंग, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है और पेड़ों की जो लकड़ी की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ पे लंबरिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। जैसा हमने पहले बात की थी कि म्यांमार के अंदर टीक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूस है। पांचवी हम बात करेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। जब कुछ टाइम खेती करने के बाद
जमीन जो है उसे छोड़ दिया जाता है और फिर नई जमीन जो है वो क्लियर की जाती है आग लगा के या किसी और तरीके से, और फिर वहां पे खेती की जाती है। उसे ही हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे लडांग मलेशिया में, टोंगवा म्यांमार में, तामराई थाईलैंड में, कैंगिन फिलीपींस में, हुमा जावा में, चेना श्रीलंका में और मिल्पा अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।